हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 कोर 1 सिलेबस के अनुसार से हम एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहासकार के रूप में अबुल फजल का वर्णन। इसे हम आसानी से एक एक करके पॉइंट बाय आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे परिचय। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। यह अरब देश के मूल निवासी थे। इनका पूरा नाम फजल इब्न मुबारक था। इसके पिता शेख मुबारक था, जो अरब से आकर भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बस गया। अबुल फजल बचपन में बुद्धिमान और मेहनती बालक था, जिसके कारण ही इनके पिता ने उच्च शिक्षा व्यवस्था की प्रबंध कराया। अपने लगन और मेहनत से मात्र 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने दर्शन शास्त्र और इस्लामिक शिक्षा को प्राप्त कर लिया, जिसके बाद 20 वर्ष की आयु में अध्यापक पद पर कार्य करने लगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे। अबुल फजल ने मुगलों के दरबार में कवि के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने अकबरनामा एवं आईनी ए अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक प्रमुख रत्न था। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, इतिहासकार के रूप में अबुल फजल। अबुल फजल ने इतिहासकार के रूप में मुगल बादशाह अकबर ने शासनकाल के दौरान अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है, जो अकबर के शासन के बारे में वर्णन किया गया है। इससे आगे अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अकबरनामा। अबुल फजल की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अकबरनामा है। यह पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है। अकबरनामा का अर्थ है अकबर की कहानी, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रथम भाग। अकबरनामा के प्रथम भाग में मुगल बादशाह अकबर के सभी पूर्वजों के बारे में लिखा गया है। अकबर के पूर्वजों में हुमायूं तथा बाबर के आरंभिक जीवन का वर्णन है। उस समय के मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था पर भी चर्चा किया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरा भाग। अकबरनामा के दूसरे भाग में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से संबंधित घटनाओं के विवरण पर आधारित है। इसमें अकबर के 46 वर्षों तक की शासन के बारे में विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसके अलावा राजनीतिक जीवन के बारे में भी चर्चा किया गया है। अकबरनामा ग्रंथ से ही अकबर के जीवन और शासन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अकबरनामा पुस्तक से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने दरबार में नवरत्नों को स्थान दिया था। नवरत्न उन्हें कहा जाता है जो विद्वान होते थे और वह अलग अलग विषयों के जानकार होते थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे अकबर किसी भी कार्य को करने से पहले उन सभी विद्वानों से ही निर्णय लेता था। अकबर के नवरत्नों में से सभी धर्म के लोग शामिल थे, जिससे यह पता चलता था कि अकबर एक उदारवादी विचारधारा के मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देते थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे तीसरा भाग, आईनी ए अकबरी। अकबरनामा ग्रंथ का ही एक भाग है। अकबरनामा ग्रंथ 3 भागों में विभाजित है, जिसमें से तीसरा भाग को आईनी अकबरी के नाम से जाना जाता है। यह फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ का एक भाग है। इसमें अकबर के प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। आईनी अकबरी भी अपने आप में 5 भागों में विभक्त है, जिसमें से अकबर के शासन काल के दौरान उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी चर्चा किया गया है। इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलापों पर भी बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, जिससे ही अकबर के धार्मिक नीति के बारे में पता चलता है कि वह धार्मिक रूप से ही एक सहिष्णु शासक थे, जिन्होंने सभी धर्मों के लोगों को अपने इच्छा से धर्म अपनाने और त्यौहार मनाने की छुट्टी दी थी। किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं था कि उसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना होगा, बल्कि जो व्यक्ति जिस धर्म को चाहे अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, अबुल फजल के इतिहास लेखन संबंधित विचार। इनके विचार क्या थे, पॉइंट बाय पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट हम समझेंगे, अबुल फजल के इतिहास लेखन के बारे में यह जानकारी मिलता है कि अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक शामिल होना चाहता था। अगला पॉइंट हम समझेंगे, इसके लिए कई बार अकबर से मिला भी था, परंतु अकबर के दरबार में शामिल नहीं हो पाया था। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे,
लेकिन यह माना जाता है कि अबुल फजल ने एक ऐसे ग्रंथ को पूरा किया था जो दीमकों ने आधा से अधिक भाग को खा चुका था, फिर भी इन्होंने उसे लिखने में सफलता पाई। इसके आगे हम पढ़ेंगे, यह कार्य बहुत मुश्किल था, फिर भी उन्होंने यह कार्य को करके दिखाया। इस बात की जानकारी अकबर को पता चला। अकबर ने उनको अपने दरबार में मिलने के लिए निमंत्रण भेजा। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अकबर से मिलने के दौरान अबुल फजल ने कई मुद्दों पर चर्चा भी किया, जिससे अकबर काफ़ी प्रभावित हुआ। समझेंगे, अकबर अबुल फजल से इतना प्रभावित हुआ कि अबुल फजल को अपना दरबारी कवि बना लिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अबुल फजल अकबर के दरबार में रहकर कई क्षेत्रों में बेहतर कार्यों को किया। यह इतिहासकार के साथ साथ आगे चलकर अकबर का मंत्री और सेना कमांडर भी बना। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अबुल फजल के नेतृत्व में अकबर को कई युद्ध में सफलता भी दिलाया, जिसके कारण ही अबुल फजल अकबर के दरबार में सबसे प्रिय एवं चहीते व्यक्ति बन गया था। अगला समझेंगे हम, जिसमें अकबर के शासन एवं आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में लिखा गया है, जिससे हमें अकबर की नीतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। हमें अगला पॉइंट समझेंगे, अबुल फजल के द्वारा युद्ध अभियान क्या क्या थे। पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट समझेंगे, अबुल फजल अकबर के दरबार में रहकर उनके प्रिय बन चुका था, क्योंकि अबुल फजल ने अकबर के कुछ युद्ध अभियानों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। जैसे कि अहमदनगर के युद्ध में मुराद बख्तियार को पराजित किया। मुराद बख्तियार की असफलता के बाद अबुल फजल ही अकबर का मजबूत सहारा बने थे। आगे इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब मिर्जा कोका आसफ खान और शेख फरीद के साथ मिलकर अबुल फजल ने असीरगढ़ के दुर्गा को घेरने का प्लान बनाया। अगला हम समझेंगे, जिसमें अपने भाई और बेटे को सैनिकों के साथ असीरगढ़ के विद्रोह को पतन करने भेजा और इन युद्ध में इन्हें सफलता भी मिला। आगे समझेंगे, इस प्रकार से कई युद्धों को अबुल फजल ने सफल बनाया। यही कारण है कि अबुल फजल को अकबर का दाहिना हाथ तक माना जाने लगा था। इसी नज़दीकी को देखकर अकबर के बेटे जहांगीर ने इसे मारने के लिए साजिश रचा। और हम अगला पॉइंट समझेंगे, जहांगीर के साजिश से अबुल फजल की हत्या। जहांगीर ने क्या साजिश रचा जिसके कारण अबुल फजल की हत्या की गई। अबुल फजल अकबर के सबसे प्रिय एवं खास व्यक्ति बन गया था। इसके बढ़ते नज़दीकी को देखकर दूसरे लोगों द्वारा इन्हें पसंद नहीं किया जाने लगा था। सबसे अधिक अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर अबुल फजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक ऐसा समय भी आया जब जहांगीर और अकबर में संघर्ष देखने को मिला, क्योंकि जहांगीर खुद बादशाह बनना चाहता था। आगे हम समझेंगे, क्योंकि अकबर का शासन काल बहुत ही लंबे समय तक चला, जिससे परेशान होकर जहांगीर खुद किसी न किसी तरीके से बादशाह बनना चाहता था, जबकि अकबर अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा रहा था। इसी कारण से जहांगीर साम्राज्य से दूर किसी अन्य क्षेत्रों में जाकर साजिश रचने का सोचने लगा। अकबर सबसे अधिक विश्वास अबुल फजल पर करता था, जिसके कारण ही उन्हें यह खत लिखकर भेजा और जहांगीर को वापस लाने के लिए खत को पहुंचाने बोला। इसके आगे हम समझेंगे, इसी समय जहांगीर ने अपने पिता और अबुल फजल की बढ़ते नज़दीकी के कारण अबुल फजल को रास्ते से हटाना चाहा। इसके आगे समझेंगे, अबुल फजल को रास्ते से हटाने के लिए जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को धन का लालच देकर अबुल फजल को मरवाने के लिए साजिश रच लिया। इसके बाद 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर अबुल फजल का धावा बोल दिया। इसके आगे हम समझेंगे, जिसमें अबुल फजल अपने वीरता से लड़ा, लेकिन वह मारा जाता है। जब यह बात अकबर को पता चला कि अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने करवाया है, तो अकबर ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता चाहिए था तो हमसे मांग लेता, मुझे मार देता, मेरे अजीज अबुल फजल की हत्या न किया। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।